प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। छात्रों, हम नेट जेआरएफ में जो के पाठ्यक्रम में जो सिलेबस लगा हुआ है, उस सिलेबस में जो उपन्यास रखे गए हैं छठी यूनिट के अंतर्गत, उस छठे यूनिट के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपन्यासों में पहले नंबर पे जो उपन्यास दिया हुआ है पंडित देवरानी जेठानी की कहानी, ये पंडित गौरीदत्त द्वारा विरचित है। और इस उपन्यास को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले कक्षाओं में भी उपन्यास के विषय में काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है, जैसे गौरीदत्त जी का जो जीवन वृत्त है और उनके अन्य कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके योगदान साहित्य के क्षेत्र में इत्यादि सारी बातें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। उपन्यास को भी हम लोग देख रहे थे, उपन्यास में पात्र परिचय और उपन्यास का जो विषय है, ये सब चीज़ें हम जान चुके थे। तो अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो आप पिछली कक्षा को जाकर के देख लेंगे। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज पड़े हुए हैं देवरानी जेठानी से संबंधित, भाग 1 भाग 2 करके, तो आप उन सबको देख लेंगे एक बार अच्छे से, ताकि पंडित गौरीदत्त से संबंधित या देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में बनता है तो आप उसको सहजतापूर्वक कर पाएँ। क्योंकि नेट की का जो फॉर्म है भरा जा चुका है और जून माह में संभावित परीक्षा होने वाली है। जून या जुलाई में उसका डेट आएगा और परीक्षा होगी। तो आप पूरे तरीके से अच्छे से तैयार हो जाएं अपनी परीक्षा को लेकर के और गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करें। इसलिए, और हाँ, एक बात आप लोगों से और करनी थी कि आप लोग वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं। वीडियो को देखिए और शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। शेयर कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाइए, विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। क्योंकि ये जो कक्षा है हिंदी विषय की, यह सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि इस चैनल के माध्यम से, पुष्पोम एजुकेशन के माध्यम से, आपको हिंदी विषय में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश की हों या फिर किसी अन्य हिंदी भाषी प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, और नेट जेआरएफ तो है ही, उसके साथ साथ सहायक आचार्य की परीक्षा हो गई, आरपीएससी हो गया, नवोदय है, डीएसएसबी है, केंद्रीय विद्यालय है, इत्यादि सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और सबके सिलेबस आपको कंप्लीट दिए जाएंगे। ऑनलाइन में भी बैच चल रहे हैं और ऑफलाइन में भी बैच चल रहे हैं। अगर आप हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। 81 15 20 78 27, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके जो भी फीस से संबंधित या कोर्सेज से संबंधित या अन्य हम पुष्पोम एजुकेशन के द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इस पे मैसेज करिए और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, प्रवेश ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा, ताकि सही समय से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी और आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। वरना ऐसा होगा पाठ्यक्रम ही भी पूरा नहीं हो पाएगा, तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा तो आप परीक्षा में कैसे अंक लाएंगे और परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं, सभी विद्यार्थियों को मिल जाए। ये उन छात्र छात्राओं के लिए भी अधिक उपयोगी है जो एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं। बीए एमए वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी कक्षा है, क्योंकि उसमें भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और अब तो सेमेस्टर लागू हो गया है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, और उनके परीक्षाओं में भी जो भी उपन्यास है, नाटक है, कहानी, निबंध इत्यादि विधाओं से भी संबंधित हर सेमेस्टर में एक एक पेपर रखा जा रहा है। तो उनके लिए भी ये कक्षा और ये पुष्पोम एजुकेशन चैनल दोनों अति महत्वपूर्ण है और अपना जो उनके परीक्षा में, उनकी तैयारी में, उनके पढ़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और वीडियो को जब भी देखें, वीडियो को पूरा देखें, नॉर्मल मोड पे देखें, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं कि कक्षा आपको कैसी लगी और आप और क्या अधिक जानना चाहते हैं या हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं। तो उससे संबंधित हम लोग आपके लिए निरंतर वीडियो बनाते रहेंगे। चूँकि ये कक्षा तो फ्री है, ये सबके लिए है, फ्री है, पर जो हमारे पेड क्लास में चल रहे हैं उसमें अगर पेड में ग्रुप में पेड बैच में प्रवेश लेते हैं
तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और आपके सिलेबस को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग चलिए हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत हो गया, ये सब बातें हम बार बार कहते नहीं हैं, हमको कहने की आदत भी नहीं है। आप लोग स्वयं समझदार हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको ज़रूरत है कि एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गाइड की, जो कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी आपको निर्धारित समय में करा दे और अच्छा नोट्स आपको प्रदान कर दे, जिससे आपके लिए परीक्षा को पास करना सहज हो जाए, तो आप पुष्पम एजुकेशन से ज़रूर जुड़ें, हमसे ज़रूर जुड़ें। चाहे हमारे ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो हाँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मैम ये कक्षा कहाँ पे चल रही है। तो मैं आपको बताऊं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में कक्षा चल रही है और गोरखपुर में भी गोला बाज़ार में ये कक्षाएं चल रही हैं। आप अगर इस क्षेत्र से हैं तो आप ऑफलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। आप अगर बाहर से भी हैं तो आप हमारे पेड क्लास से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप ऑफलाइन में जुड़ना चाहेंगे या ऑनलाइन बैच में एडमिशन ले रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं आपको दी गई हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, मैसेज करके संपर्क कर लेंगे। अगर आपको मैसेज करते हैं तो आपको कॉल इधर से संस्थान की तरफ से कॉल जाएगा और आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि अगर 1-2 दिन का लेट भी होता है तो भी आप परेशान नहीं होंगे। कॉल आपको ज़रूर जाएगा, सारी जानकारी आपको ज़रूर प्रदान की जाएंगी। अब हम उपन्यास की तरफ बढ़ते हैं। उपन्यास में हम क्या देखे थे अब तक? जो उसका विषय है, विषय हम लोगों ने जान लिया था कि ये कैसा उपन्यास है। ऐसे इस उपन्यास में क्या वर्णन किया गया है कि जैसे कि जो स्त्रियों की शिक्षा है, बाल विवाह है, और जो मतलब परिवार में जो बंटवारे की समस्या है, शादी ब्याह में जो फिजूल खर्ची होती है, ये सारी समस्याएं इसमें उठाई गई हैं और इसका तर्कपूर्ण चित्रण किया गया है। वृद्धों की समस्या है, बहुओं की समस्या है, तो ये सारी बातें इसमें वर्णित हैं। अब हम इसके उद्देश्य को देखेंगे और साथ साथ सारांश को भी देखेंगे। उद्देश्य और सारांश जब हम देखेंगे तो आपको पूरा उपन्यास बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस पूरे उपन्यास में क्या चीज़, क्या कथा वस्तु है, क्या उद्देश्य है और सारांश इसका क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसको, यानी कि इसका उद्देश्य देखेंगे। पहला उद्देश्य यानी कि इस उपन्यास में उपन्यासकार ने मध्यवर्गीय किसका वर्णन किया है? मध्यवर्गीय हिंदू मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित करके उन्हें उच्च कुल की स्त्रियों के समान आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। यानी उपन्यासकार ने क्या किया है कि जो मध्य वर्ग की स्त्रियां हैं उनको शिक्षित बनाने पे जोर दिया है और उन, चाहे वो हिंदू घरों की स्त्रियां हों या मुस्लिम परिवारों की स्त्रियां हों, सभी स्त्रियों के समान शिक्षा की बात करते हैं। और क्या कहते हैं कि इस उद्देश्य से ये उपन्यास लिखा गया कि हिंदू वर्ग की और मध्यवर्गीय हिंदू और मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा को शिक्षित करके उन्हें उच्च कुल की, यानी कि जो बड़े घराने की, जिसे आप उच्च कुल कहते हैं, उच्च कुल की स्त्रियों के समान उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और दूसरा क्या है? उपन्यासकार ने क्या किया है? इस पुस्तक की रचना में स्त्रियों के अलावे उनके अभिभावकों, ध्यान दीजिएगा, उनके अभिभावकों पर ज़्यादा दृष्टि रखी है। यानी कि उपन्यासकार क्या बता रहा है कि जो स्त्रियां और उनके साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उन पे ज़्यादा दृष्टि रखी है। अभिभावक को उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। जो अभिभावक हैं इस उपन्यास में उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। जैसे जब आप और आगे अभी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो देवरानी जेठानी है, देवरानी जेठानी क्या है? देवरानी कैसी है? देवरानी अच्छी और पढ़ी लिखी स्त्री है, किंतु उसकी जेठानी क्या है? ईर्ष्यालु है, कर्कशा है, झगड़ालू है। तो दोनों में अंतर दिखाया गया है एक के माध्यम से। यानी आप तीसरा पॉइंट देखिए कि इस उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियों की, यानी देवरानी और जेठानी की कथा प्रस्तुत की गई है। क्या प्रस्तुत है इसमें? देवरानी और जेठानी की कथा प्रस्तुत है और देवरानी को कर्म की उपासिका, नैतिक मूल्यों की संवाहिका तथा आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि लेखक ने, उपन्यासकार ने क्या किया है, इसमें जो देवरानी है, देवरानी का नाम क्या है? पात्र परिचय आपको पढ़ाया गया है। देवरानी जो आनंदी है, उस आनंदी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? उसे
कर्म की उपासिका, यानी कि वो अपना काम जो भी जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो देवरानी है यानी कि आनंदी अपने सारे काम समय पे करती है, अपने सास ससुर की हर बात को मानती है, उनकी कभी अवज्ञा नहीं करती और उनकी सेवा करती है, पूरे मन से करती है। और जो भी काम होता है वो सारे काम वो बड़े बारीकी से बहुत अच्छे से ढंग से करती है। और वो नैतिक मूल्यों की संवाहिका है। नैतिक मूल्य अर्थात कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, उनका जवाब नहीं देना चाहिए और उनका जो है आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनके अनुसार कार्य को करना चाहिए। तो ये वो एक आदर्श बहू के रूप में, एक आदर्श स्त्री के रूप में, एक आदर्श माता के रूप में इसमें प्रस्तुत की गई है। और जो देवरानी है, देवरानी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है इस उपन्यास में। और क्या वर्णित है इस उपन्यास में? जो देवरानी है उस देवरानी आनंदी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है। यानी कि जैसे उस समय रूढ़ियाँ क्या थी, एक तो स्त्रियों को शिक्षित नहीं बनाया जा रहा था, उनकी शिक्षा बहुत ही न्यून मात्रा में होती थी, तो स्त्री शिक्षा के प्रति भी जोर दिया गया, इसलिए देवरानी को एक सुशिक्षित नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह एक अच्छी माता भी है, अपने बच्चे का जो पालन पोषण करना है वो भी बड़े अच्छे ढंग से करती है, घर के सारे काम अच्छे से करती है। और ये जो अंधविश्वास होते हैं, जैसे अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे डॉक्टर के पास न ले जा कर के किसी ओझा सोखा के यहाँ ले जा कर के झाड़ फूँक करवाना, ये सब क्या है? ये रूढ़ी अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ हैं। तो वो इन सब का विरोध करती है। रूढ़ियाँ क्या, इसमें बाल विवाह की समस्या भी उठाई गई है। बाल विवाह यानी कि जो आनंदी है, आनंदी के एक रिश्तेदार में कोई छोटी बच्ची थी, उसका विवाह किया गया था, बचपन में ही बाल विवाह उसका हुआ था। किंतु उसका जो पति था वो पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया और छत से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से उस छोटी सी बच्ची को, जो कि 10 या 12 साल की बच्ची थी, उसे पूरा जीवन वैधव्य का व्यतीत करना पड़ता है, विधवा का जीवन उसे जीना पड़ता है। वो अभिशप्त हो जाती है वैधव्य जीवन जीने के लिए, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। इतने छोटे से बच्चे का विवाह अगर आप कर देंगे तो बच्चे की खेलने खाने की उम्र है, पतंग उड़ाते हुए बच्चा गिर गया और मर गया, अब वो उसकी पत्नी बन करके, उसकी विधवा बन के पूरे जीवन को जी रही है। तो उस रूढ़ियों का खंडन करती है आनंदी। जब उसके बेटे का विवाह करने की बात चलती है कि उसका बेटा भी अब 10 वर्ष का या 12 वर्ष का हो गया है, तो अब उसकी मंगनी कर दी जाए, तो वो मना करती है कि नहीं, अभी इसको पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ेगा लिखेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, फिर उसके बाद इसका विवाह होगा। तो ये क्या है, वो रूढ़ियों का भी खंडन करती है। तो इसलिए उसे आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। और क्या, सर्वसुख ने अपनी बड़ी बेटी, इसका उपन्यास में उसकी 2 बेटियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो बड़ी बेटी है जिसका नाम पार्वती है और दूसरी छोटी बेटी है सुखदेई। तो बड़ी बेटी की शादी दिल्ली में, बड़ी बेटी, ये प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वसुख ने, देवरानी जेठानी की कहानी का जो पात्र है सर्वसुख ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कहाँ किया था? तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली में, तथा छोटी बेटी की मंगनी बंसीधर कबाड़ी के यहाँ तय करते हैं। छोटी बेटी की मंगनी किसके साथ हुई है? बंसीधर कबाड़ी के साथ हुई है। उसका विवाह नहीं हुआ है इस उपन्यास में, उसकी सिर्फ मंगनी हुई है और बंसीधर कबाड़ी के यहाँ हुआ है। सुखदेई गांव के मिश्रानी से नागरी पढ़ती है। नागरी किसे कहते हैं? नागरी लिपि यानी हिंदी भाषा पढ़ती है। गांव की मिश्रानी से वो क्या करती है? वो नागरी लिपि पढ़ती है। इस उपन्यास में नागरिक यानी कि जो हमारी देवनागरी लिपि है और जो हिंदी भाषा है उसके महत्व को भी दर्शाया गया है, इसलिए वो नागरी पढ़ती है। नागरी की चर्चा है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो पंडित गौरीदत्त थे, गौरीदत्त नागरी लिपि के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपना पूरा सामान, पूरा जो भी संपत्ति थी वो सब कुछ नागरी प्रचारणी सभा को सौंप दिया था। तो और वो इतने बड़े भक्त थे नागरी के कि वो अपने जो अंगोछा होता था, वो अंगोछा अपने कंधे पे रखते थे, उस कंधे पे जय नागरी लिखवाए थे। और जब किसी को अभिवादन करते थे तो भी जय नागरी कह के अभिवादन करते थे। तो इसमें उसी नागरी की बात की गई है कि वह गांव की मिश्रानी से क्या करती है? गांव की मिश्रानी से ये
नागरी पढ़ती है और सिलाई कटाई का काम भी सीखती है। सिलाई कटाई का काम सीखती है। ये मिश्रानी कौन है? मिश्रानी जो है सुखदेई, जो सर्वसुख है, सर्वसुख इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है सर्वसुख, उसका जो पुरोहित है दिल्ला पांडे, उसकी बहू है मिश्रानी। ये भी पूछ सकता है कि उपन्यास में चित्रित मिश्रानी कौन है? तो मिश्रानी कौन है? मिश्रानी जो सर्वसुख है उसके पुरोहित हैं दिल्ला पांडे, और उसी दिल्ला पांडे की बहू है, और ये भी पढ़ी लिखी है, इसीलिए सुखदेई इसके यहाँ जाती है और नागरी पढ़ती है और सिलाई कटाई का साथ साथ काम भी सीखती है। यानी कि जो गृह कार्य होता है, घर में बहुत सारे उपयोगी कार्य होते हैं जो कि सबको आने चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। जैसे छोटी मोटी सिलाई कढ़ाई कर लेना हर स्त्री पुरुष को आना चाहिए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति अकेला रह रहा है और उसे ज़रूरत है, उसके कहीं कपड़े फट गए तो कौन सिलेगा? तो अगर उसे खुद से सिलाई कढ़ाई आ रही होगी तो सिलाई कटाई तो वो छोटा मोटा अपना जो भी है बटन वगैरह टाँकना ये काम कर लेगा, ज़रूरत की काम पूरी कर सकता है, इसलिए वो भी सीखती है। यानी कि गृह कार्य में दक्ष होते हुए भी लोगों को दिखाया गया है, ये भी बताया गया है कि गृह जो घर है, घर के छोटे मोटे कार्य हर व्यक्ति को आना कितना ज़रूरी है। और दौलत राम, यानी कि दौलत राम कौन है? सर्वसुख का जो बड़ा बेटा है दौलत राम, अपने माता पिता के साथ दुकान पर बैठता है। और छोटे लाल, जो छोटे लाल कौन है? छोटे लाल उसका छोटा बेटा है, ये मदरसे में पढ़ता है। और दौलत राम की पत्नी ज्ञानो कौन है? जो जेठानी है इस उपन्यास के, ये भी एक मुख्य पात्र है जेठानी। ये इसका नाम क्या है जेठानी का? ज्ञानो। यानी कि दौलत राम की ये बड़े बेटे की पत्नी है, बड़े बेटे की पत्नी ज्ञानो, जो कि जेठानी नाम से इस उपन्यास में इसको बार बार उद्बोधित किया गया है। ये जेठानी स्वभाव से ईर्ष्यालु थी और वह सास ससुर की बात भी नहीं मानती थी, और भोजन बनाने में भी दाल पानी वाली तो रोटी कच्ची बना देती थी। यानी कि पाक कला का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको तो ज़्यादातर, क्योंकि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो दूर जा कर के, अपने घर से दूर रह कर के, रूम ले कर के पढ़ाई कर रहे होते हैं। अगर उन्हें खाना बनाना ना आए तो वो कैसे खाएंगे? इतना पैसा तो नहीं होता है ना सबके पास कि वो होटल जाके खाना खाएंगे या टिफ़िन मंगाएंगे, और टिफ़िन में भी अच्छे खाने नहीं आते हैं। तो अच्छा खाना अगर खाना है, पौष्टिक खाना है, तो खाना अपने बनाने आना चाहिए। तो इसमें पाक कला के भी महत्व को बताया गया है कि जो जेठानी थी, जेठानी कैसी थी? एक तो झगड़ालू थी, ईर्ष्यालु थी, सास ससुर की कोई बात नहीं मानती थी, और ऊपर से खाना भी बनाती थी तो दाल पानी जैसा बना देती थी, रोटी कच्ची बना के रख देती थी, जो कि कोई पसंद नहीं करता था। तो ये क्या हो गया? ये इस तरीके से इस उपन्यास में आपको पाक कला के महत्व को भी दिखाया गया। यानी गृह कार्य में भी व्यक्ति को दक्ष होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। आज के समसामयिक परिवेश के अनुसार तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को पाक कला में भी दक्ष होना चाहिए। और शिक्षा के महत्व को भी बताया गया है। नागरी लिपि और नागरी भाषा के महत्व को भी उजागर किया गया है। फिर अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों का तर्कपूर्ण खंडन किया गया है। जो नायिका है यानी कि आनंदी है, आनंदी को नैतिक मूल्यों की संवाहिका और कर्म की उपासिका के रूप में, आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये क्या हो गया? ये इसका उद्देश्य और सारांश हो गया देवरानी जेठानी का। कुछ आगे कुछ और बिंदु हैं जो कि हम देखेंगे आगे के बिंदुओं को। तो क्या हम देख रहे थे कि इस उपन्यास में सर्वसुख के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी घटित हुई है, और सर्वसुख के मरने के 6 महीने बाद ही उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि आपने इस उपन्यास में क्या देखा कि जो मुख्य पात्र इसका सर्वसुख है, सर्वसुख कौन है? ये मेरठ का अग्रवाल बनिया है, और इसके जन्म से लेकर के कथा शुरू होती है और उसके मृत्यु तक की कथा इसमें कही जाती है। और जब सर्वसुख की मृत्यु होती है, ठीक उसके 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तो आपने पूरा उपन्यास पढ़ लिया, सारांश के रूप में देख लिया। अब हमें कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सारांश के माध्यम से पूरा उपन्यास और उपन्यास के एक एक बिंदुओं पे मैंने अच्छे से चर्चा किया। और
अगर आप लोग इसको ठीक से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इससे परीक्षा में चाहे कोई भी प्रश्न बने आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण कथन, जैसे कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है जो उपन्यास या कहानी जो भी होती है, रचना होती है, रचना के बीच से, यानी कि जो उसके पात्र होते हैं उन पात्रों के कथन को, कि किस पात्र ने कौन सा कथन कहा है, उसको पूछता है। तो इसमें हम देखेंगे कि तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब अपने सास की आज्ञा में रहोगी, और सास को माता समतुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। ये जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इस उपन्यास में ये बताया गया है कि उसका जब उद्देश्य आपने पढ़ा तो उद्देश्य में आपको बताया गया था कि ये उपन्यास में सबसे ज़्यादा पात्रों के अभिभावकों पर ध्यान रखा गया है, और अभिभावक जो इसमें हैं वो एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। जैसे यहाँ ये कथन किसका है, सबसे पहले तो जानेंगे कि ये तहसीलदार साहब यानी जो आनंदी के पिता हैं, वो आनंदी के पिता का ये कथन है। जब आनंदी का विवाह होता है और विदाई के समय ये सारे उपदेश देते हैं राय साहब अपनी बेटी को कि ससुराल में तुम जाना तो तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आएगा कि जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी, और सास को माता समतुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से भी अधिक मानना। ये क्या है, ये अच्छे कुल की बेटियों के धर्म है, यानी कि इसी से वह अपने संस्कार का परिचय दे सकती है। तो ये एक उपदेश हो गया, एक शिक्षा हो गया, यानी गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना भी इस उपन्यास का उद्देश्य है। तो आप देख रहे हैं कि यह उपन्यास जो है ये अपने सभी उद्देश्यों में सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला कथन देखेंगे कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। ये कथन परीक्षा में पूछ भी चुका है, और फिर भी आगे भी पूछ सकता है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। यह कथन किस उपन्यास से है या किस पात्र का है, तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा, जब तक आप ये क्लास नहीं पढ़े रहेंगे तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि ये कथन भी किसका है, यह कथन भी तहसीलदार साहब का है, आनंदी के पिता का है। और दूसरा कथन देखते हैं कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, जग आरसी है, जैसा देखेंगे वैसा ही कहेंगे। आरसी का अर्थ होता है शीशा, यानी कि दर्पण, दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है। तो ये कथन किसका है, ये सर्वसुख की पत्नी, यानी कि जो इस उपन्यास का मुख्य पात्र सर्वसुख है, उसकी पत्नी जो होती है उसका ये कथन है कि जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, जग आरसी है, जैसा देखेंगे वैसा कहेंगे। अगला कथन देखेंगे कि जिसके नसीब खोटे होते हैं उसके बेटी होवे हैं, और जिनके नसीब अच्छे होते हैं उनके बेटे होवे हैं। ये कथन किसका है, ये जेठानी का कथन है, ज्ञानो, अर्थात जो देवरानी जेठानी की कहानी में जो दूसरी प्रमुख पात्र है जेठानी ज्ञानो, उसका कथन है। जब इसके एक पुत्री उत्पन्न होती है और इसकी जो देवरानी आनंदी होती है उसके पुत्र उत्पन्न होता है, तब ये बात कहती है कि जिसके नसीब खोटे होते हैं उनके बेटी होती है, और जिनके नसीब अच्छे होते हैं उनके बेटे हुए हैं। ये कथन का जो उपन्यास है, उपन्यास का एक उद्देश्य यह भी है कि रूढ़ियों का तर्कपूर्ण खंडन करना। तो आप इसके तर्क के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ रूढ़ियों की बात की गई है कि जेठानी क्या कहती है कि जो नसीब वाले होते हैं, यानी जिसके नसीब अच्छे होते हैं उन्हीं के बेटे होते हैं, और जिनके नसीब बुरे होते हैं उनकी बेटियाँ होती हैं। जबकि ऐसा नहीं है, संतान दोनों अच्छी होती हैं, दोनों प्रिय होती हैं, और संतान बेटा या बेटी होने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि संतान दोनों अच्छी होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों उत्तम चरित्र वाले होने चाहिए, आज्ञाकारी होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए। बस ये ज़रूरी है, यानी कि इसमें इस रूढ़ी का भी खंडन करते हुए दिखाया गया है। अब हम क्या देखेंगे, अंत में प्रमुख आलोचकों के कथन, आलोचकों के प्रमुख कथनों को देखेंगे। जैसे कि जो उपन्यास है उस उपन्यास के विषय में आलोचकों का क्या कहना है, ये हम देखेंगे। पहला कथन देखेंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु है। परीक्षा में ये प्रश्न बनाएगा कि देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रस्थान बिंदु है, यह किस आलोचक का मत है। तो ये डॉक्टर गोपाल राय का मत है।
आप ये भी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर गोपाल राय ने किस उपन्यास को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु कहा है? तो आपको याद होना चाहिए कि देवरानी जेठानी की कहानी को कहा है। दूसरा कथन है, देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई रचना है। ये कथन भी डॉक्टर गोपाल राय का ही है। आप ध्यान रखेंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी को पुनर्जागरण की चेतना से जुड़ी हुई रचना किस आलोचक ने माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। तो विद्यार्थियों, आपने आज की कक्षा में देखा कि ये उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी पूरी तरह समाप्त होता है। इसके विषय में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने आपको सब समझा दिया, सब पढ़ा दिया, नोट्स भी बता दिए गए। जैसे इसका उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है, विषय वस्तु क्या है इसकी, और इसमें पात्र कौन कौन से हैं, पात्रों के जो प्रमुख कथन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो भी बता दिया गया। और इस उपन्यास के विषय में आलोचकों के क्या मत हैं ये भी आपको पूरी तरह से बता दिया गया है। अब आप इसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे वीडियो को और लोगों तक शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं सबको शेयर करेंगे और वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे, नॉर्मल मोड पे पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरे तरीके से उपन्यास याद हो जाए। उसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण पढ़ाए गए हैं, तो वो सारी बातें आपको अच्छे से याद हो जाए। और वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपकी इच्छा जितनी बार चाहें इतनी बार देख सकते हैं क्योंकि ये फ्री क्लासेज हैं। और हमारे पेड क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज करेंगे, आपको संस्थान की तरफ से मैसेज द्वारा या फिर कॉल करके आपको उसके विषय में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये हो गया उपन्यास। अब इस उपन्यास में कुछ शेष नहीं बचता है, आपको अलग से उपन्यास या उपन्यास के विषय में कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी आवश्यकताएं एक ही जगह पूरी हो गई हैं। आप लोग जो पिछली कक्षा है देवरानी जेठानी पे बनी हुई उसको भी आप लोग देख लेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपको ये उपन्यास कैसा लगा और इसमें कुछ क्या आपने नया सीखा या नया बिंदु आपको क्या देखने को मिला। ये सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।